हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान और क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सब को हम एक वीडियो के बाद एक वीडियो लाकर कवर करेंगे। और ख़ासकर यह बिहार में टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे अतीत को जानने के स्रोत के रूप में पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, इनमें मात्र धार्मिक विषयों की चर्चा मिलती है। और कथन 2 है, यह ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। इसका आंसर होगा केवल 2 होगा इसका आंसर, क्योंकि जो पांडुलिपियों का ताड़पत्र था उसमें धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिलती थी। और ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों प्राय हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के पेड़ से तैयार विशेष भोजपत्रों पर लिखा जाता था। इसलिए 2 सही हो जाएगा और 1 गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कुरनूल और भीमबेटका दोनों पूरा पाषाणिक स्थल है, लेकिन कोल्डियाहवा 9 पाषाणिक स्थल है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक लोगों के द्वारा आग के प्रयोग का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कुरनूल हो जाएगा। आइए और ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कुरनूल से राख के साक्ष्य या प्रारंभिक आग का प्रयोग हो गया। पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे का रेखांकन मिला है। हुसंगी से पूरा पाषाण औजार मिला है। और भीमबेटका से पूरा पाषाण शैल चित्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा मेहरगढ़ से संबंधित नहीं है? मेहरगढ़ से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित एक पूरा स्थल है, जहाँ से गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी का साक्ष्य मिला है, किंतु दलहन, चावल के साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसलिए 2 और 3 नहीं होगा। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी आदि रहता तो होता। चावल, दलहन इत्यादि नहीं मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है, क्योंकि कुत्ता बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का एक स्थान है जहां कुत्ता और मानव को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। चावल कोल्डियाहवा से मिला है। ज्वार बाजरा हुलूर से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गर्तवास के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत चुनना है। 6 का आंसर हो जाएगा 4।
क्योंकि इसमें दोनों सही है। गर्तवास से तात्पर्य था गड्ढे के नीचे बनाया गया आवास, तो ये भी सही है। गर्तवास का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कोई सही, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनजातीय परंपरा के संबंध में सत्य है, इसमें सत्य चुनना है। इसमें नेता का चुनाव एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। इनमें सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित है। 7 का हो जाएगा केवल 2। आइए इसका सुनते हैं। जनजाति परिवारों में नेता का चुनाव किसी प्रणाली पर नहीं अपितु ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होता था। तो ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर होता था, तो निश्चित प्रक्रिया तो था नहीं, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। और जनजाति परंपरा में सामूहिक परिवार, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित थी, तो सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित थी, तो केवल 2 सही हो जाएगा। आइए 8 देखते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ से घर के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। यहाँ से लोगों के द्वारा मृत्यु के बाद के जीवन को भी मानने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य भी मिला है। कौन असत्य है इसमें? असत्य। इसमें सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें सभी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों में शामिल था। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों में शामिल था मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और गुफकराल। तो इसमें हो जाएगा आंसर 1, 3 और 4। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा के काल में नगरीकरण के तहत प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ, जिसमें मोहनजोदड़ो था, धौलावीरा था, लोथल था, चंदहुदड़ो था, राखी गाड़ी आदि था। वहीं गुफरकाल बुर्जहोम नवपाषाणिक बस्ती था। बुर्जहोम और गुफरकाल नवपाषाणिक बस्ती था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पाकालीन नगरों की विशेषता के संबंध में सत्य चुनना है। सभी नगरों 2 भागों में विभाजित था। ऊंचाई पर बने हिस्सों को नगर दुर्ग तथा निचले हिस्सों को निचला नगर कहा जाता था। 10 का आंसर हो जाएगा 2। केवल 2 सही है। सभी हड़प्पाकालीन नगर का स्वरूप एक जैसा नहीं था। अधिकांश नगर 2 भागों में था, लेकिन कुछ नगर धौलावीरा, जैसा कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। इसमें दे रहा है कि सभी नगर 2 भागों में विभाजित था, नहीं, कुछ नगर 2 भागों में और कुछ नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 नगर विभाजित होने वाला धौलावीरा था, इसलिए कथन केवल 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। महास्नानगढ़ का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो महास्नानगढ़ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़े नगरों में से एक था। यहाँ से महास्नानगढ़ के साथ साथ महाअन्नागार महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर महास्नानगढ़ और महाअन्नागढ़, जिसमें अन्न रखा जाता था, दोनों का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला है।
आइए देखते हैं। हड़प्पा काल में प्रचलित फैंस का संबंध में सत्य चुनना है। अब फैंस क्या है, तो फैंस एक नया शब्द आ गया, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीन। कृत्रिम तौर पर बनाए जाने वाला चिकनी परत का एक पत्थर था। फैंस क्या था, तो कृत्रिम तौर पर बनाए जाने वाला एक चिकनी परत का पत्थर था। फैंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। इसकी बाहरी परत को चिकना भी किया जाता था। इससे मन के चूड़ियाँ, बाले आदि बनाए जाते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हड़पाई व्यापार के संबंध में सत्य है। सत्य चुनना है हड़पाई व्यापार के संबंध में। यह निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी तथा आयात प्रतिबंधित था। इसके व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, ईरान और ओमान से था। तो 13 का आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि हड़पाई व्यापार विदेशों से भी संचालित होता था। इसमें अफगानिस्तान एवं ईरान से टीन, ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। अफगानिस्तान, ईरान से टीन और ओमान से तांबे आयात किया जाता था। तो इसमें दिया है आयात प्रतिबंधित था, तो कैसा यह गलत हो जाएगा। आयात प्रतिबंधित रहता तो ओमान से तांबे कैसे आ जाता, इसलिए 1 गलत हो जाएगा और 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनके बनाने का साक्ष्य हड़प्पा काल में कहाँ से मिलता था। तो मनके बनाने का कार्य हड़प्पा काल में लोथल से मिलता था। लोथल से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तीनों द्रविड़ भाषा से संबंधित था। सिंधी नहीं था। इसका विस्तार देखते हैं। यूरोपीय भाषा परिवार, जिसमें भारतीय यूरोपीय भाषा यथा संस्कृत, सिंधी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी था। भारतीय यूरोपीय भाषा में संस्कृत, सिंधी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी था। वहीं द्रविड़ भाषा परिवार मूलतः दक्षिण भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषा था। इसमें तमिल था, तेलुगु था, द्रविड़, मलयालम, कन्नड़ आदि आता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रचलित नदियों कौन सी थी। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रचलित नदी 1, 3 और 4। 16 का हो जाएगा 2। 1, 3 और 4। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रचलित नदियों में सरस्वती, सिंधु और ब्यास था, क्योंकि गंगा और जमुना का उल्लेख मात्र एक ही बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित सरस्वती, सिंधु, ब्यास हो जाएगा। गंगा और जमुना एक ही बार उल्लेख है, तो इसलिए वो प्रचलित नहीं था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विष शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया जाता था। आर्य विरोधी दस्यु कहलाते थे। तो 17 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 17 का सी आंसर हो जाएगा। विष शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया जाता था और आर्य विरोधी दस्यु कहलाते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
महापाषाणिक कालीन कब्र से हमें क्या क्या सूचना प्राप्त होता है? तो एक में है सामाजिक असमानता की, पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास की, कंकाल के लिंग संबंधी जानकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, 1, 2, 3। ये देखते हैं। वैदिक समाज से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षत्रियों ब्राह्मण को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु वैश्य एवं शूद्र को नहीं था। 2 में है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था, किंतु शूद्र को नहीं था। 3 में है स्त्रियों को ना तो यज्ञ का अधिकार था, ना ही वेदों के अध्ययन का अधिकार था। तो 19 का आंसर हो जाएगा। कौन कौन से कथन इसमें सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 नहीं होगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 होगा। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु शूद्र को नहीं था। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों को था, लेकिन फर्स्ट में दिया है वैश्य और शूद्र को नहीं था, तो एक गलत हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था, किंतु शूद्र को नहीं था, तो केवल 2 सही हो जाएगा। 3 में है स्त्रियों को ना तो यज्ञ करने का अधिकार था, ना वेद पढ़ने का अधिकार था, तो यह भी गलत हो जाएगा। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था, किंतु वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, तो केवल 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाजन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है राजाओं के द्वारा करारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। 2 में है कृषि पर किसी प्रकार के कर का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। राजाओं के द्वारा करारोपण के तो साक्ष्य मिलते हैं, कृषि पर किसी प्रकार के कर का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं। महाजन काल में राजाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के करों, कृषि फसलों पर कर, कारीगरों पर कर, पशुपालकों पर एवं व्यापारियों पर कर आदि का साक्ष्य मिलता है। तो प्रश्न 1 तो सही हो जाएगा, कथन 1। और दूसरा कृषि पर किसी प्रकार के कर का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो कृषि पर साक्ष्य मिलता नहीं, कृषि पर कर, फसलों पर कर तो नहीं मिलता। ये कथन 2 गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करें। महाजन काल में कृषि उत्पाद में गुणात्मक वृद्धि हुई। महाजन काल में लोहे के हल का प्रयोग होने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। महाजन काल में कृषि उत्पाद में गुणात्मक वृद्धि हुई और महाजन काल में लोहे के हल का प्रयोग होने लगा था। तो एकदम दोनों सही है। महाजन काल में कृषि उत्पाद की गुणात्मक वृद्धि आई, क्योंकि उस काल में पूर्व काल की अपेक्षा लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल का प्रयोग शुरू हो गया था। लोहे के हल के प्रयोग खेत को जोतने में सहायक हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मगध महाजन पद के शक्तिशाली होने के पीछे उत्तरदायी कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नदियों से घिरा होना, हाथियों की बहुलता, लोहे की उपयुक्त मात्रा और शक्तिशाली शासक, यह सभी कारण था शक्तिशाली होने का। तो आइए आज इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए कैसा लग रहा है और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। तो एनसीईआरटी के सभी क्लास का बुक से हम ऑब्जेक्टिव
लेकर वीडियो बना देंगे।